हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स से रिलेटेड सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस जो होंगे ये कितने भागों में सिलेबस को डिवाइड किया गया है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फिजिक्स में इसके दो भाग हैं, फर्स्ट भाग और क्या सेकेंड भाग। फर्स्ट भाग में आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकेंड भाग में प्रकाशिकी की बात करेंगे। तो फर्स्ट भाग जितने भी हैं ये सब आवेश से रिलेटेड है और सेकेंड भाग जो भी है वो क्या होगा, लाइट से यानी प्रकाशिकी से रिलेटेड है। उसके बाद इसके और पार्ट है, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, इसमें पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कितने पार्ट पढ़ने हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला इसमें पार्ट हमको पढ़ना है विद्युत आवेश एवं कूलम के नियम। दूसरा पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र, गॉस के नियम एवं अनुप्रयोग। तीसरा इसका टॉपिक है विद्युत विभव एवं विद्युतीय द्विध्रुव। और इसका जो चौथा टॉपिक है संधारित्र एवं स्थिर विद्युत जनित्र। मतलब है कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग केवल इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, मतलब है स्थिर विद्युत की बात की। इसका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है विद्युत परिपथ एवं किरचॉफ के नियम। दूसरा पॉइंट पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीसरा पढ़ना है विद्युतीय यंत्र। चौथा पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और पांचवा जो इसका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है चुंबकत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या नाम है? चुंबकत्व। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। इसका पहला इसके पार्ट में पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा पार्ट में पढ़ना है पदार्थ के चुंबकीय गुण। क्लियर? आगे आते हैं पार्ट फर्स्ट में। फोर्थ जो क्या टॉपिक है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये फोर्थ जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन फिजिक्स के पार्ट सेकेंड में पहला जो चैप्टर है ये प्रकाशिकीय है। ये क्या है? प्रकाशिकीय। प्रकाशिकीय में हमको सबसे पहले पढ़ना है, इसका पहला जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका जो दूसरा टॉपिक है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा टॉपिक है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा जो इसका टॉपिक है प्रकाशिकीय यंत्र। चौथा जो टॉपिक है प्रिज्म और प्रिज्म संबंधित प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है तरंग प्रकाशिकीय। तो तरंग प्रकाशिकीय में आपको 3 टॉपिक पढ़ना होगा। पहला टॉपिक का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, दूसरा टॉपिक का नाम है प्रकाश का व्यक्तीकरण और तीसरा जो टॉपिक का नाम है प्रकाश का विवर्तन एवं ध्रुवण। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला जो तरंग प्रकाशिकीय में पहला जो इसका टॉपिक है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, दूसरा जो टॉपिक है प्रकाश का व्यक्तीकरण, तीसरा जो टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन एवं ध्रुवण। अब इसका जो तीसरा जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं, जो तीसरा यहां आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी को आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिसमें हमने पहले इसमें किसकी बात करेंगे? विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत सिद्धांत या प्रकृति। पहला क्या है? विकिरण एवं द्रव्य के द्वैत सिद्धांत एवं प्रकृति। दूसरा जो इसका टॉपिक है परमाणु की संरचना या परमाणु संरचना। तीसरा जो टॉपिक है नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता जिसको कहते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक था क्या था? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक में आता है
अर्धचालक युक्तियां एवं लॉजिक गेट। ये क्या हो गया? संचार व्यवस्था। ये क्या हो गया? संचार व्यवस्था। यानी टोटल फिजिक्स में आपको इतना पढ़ना है, तो इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो पार्ट 1 में हम सब क्या पढ़े? तो जितना भी आवेश से रिलेटेड चीज उसके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन प्रकाश में केवल हम लोग प्रकाश की ही बात करेंगे। और ये प्रकाश से हटके एक अगला जो टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, तो आधुनिक भौतिकी में परमाणु संरचना या उससे संबंधित जितने भी चीज है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट सेकेंड फिजिक्स का 12 का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा और उस बात को भली भांति बहुत अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी। तो उस चीज को स्टार्ट किया जाएगा तो आपको समझने में किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट सेकेंड ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम प्रकाश की बात करेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। इनके गुण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इनके गुण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है इसका? तो पहला है किरण प्रकाशिकी, या इसका नाम है दूसरा क्या? ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, इंग्लिश से इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको रे ऑप्टिक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रे ऑप्टिक्स भी लिख सकते हैं। इसको वेव ऑप्टिक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेव ऑप्टिक्स भी लिख सकते हैं। ये तो इसके गुण हो गए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रियल में प्रकाश है क्या। ये पढ़ने के बाद इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि रियल में प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर प्रकाश। प्रकाश तो आप जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है सब अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। उस अनुप्रस्थ तरंग में आपका आयाम आएगा, आपका तरंगदैर्घ्य आएगा, आपके पास आवृत्ति आएगी, आपके पास कोणीय आवृत्ति आएगी, तमाम जितने भी पैरामीटर्स हैं सब इससे रिलेट करेंगे। क्लियर? तो अगर यहां से डिफिनेशन देखा जाए लाइट कि लाइट क्या है, हम लोग जिस रेंज में किसी बॉडी को या किसी चीज को देखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा दृश्य रेंज कहलाता है या दृश्य प्रकाश कहता है। उसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रम से, या किसी किसी बुक में 38000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। 4000 से कितना? 7800 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है ना? और किसी किसी में लिखता है कि 4000 से कितना? 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र जिसका रेंज 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होती है, और जिसकी सहायता से हम किसी बॉडी को, किसी वस्तु को अपने चारों तरफ देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो अगर यहां डिफिनीशन लिखा जाए तो ये डिफिनीशन क्या होगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र है
वह क्षेत्र है जिसका रेंज 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है, जिसकी सहायता से अपनी चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। आपने 10th क्लास में क्या सीखा था कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहा जाता है। लेकिन आप लोग किस क्लास में आ गए? आप लोग 12th क्लास में आ गए। तो जब 12th क्लास में आएंगे तो इसका कुछ स्टैंडर्ड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर प्रकाश का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है जिसका रेंज 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है, जिसकी सहायता से हम अपनी चारों ओर के वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश का गुण भी होता है। तो पहला गुण क्या होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विकिरण है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब है कि प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। उसका क्या बदल जाता है? उसका वेग बदल जाता है। तो माध्यम क्या क्या हो सकता है? तो माध्यम आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और एक अपने आप में निर्वात है। निर्वात और गैस में बहुत अंतर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि निर्वात और गैस दोनों एक ही चीज है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्लियर? तो हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे। आइए पहले प्रकाश का गुण हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जिसका समीकरण E बराबर एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लांक समीकरण। प्लांक समीकरण। और दूसरा जो होता है इसका रूप है E बराबर एम सी स्क्वायर, जिसका नाम है आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको
संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। अगला पॉइंट, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है, तो अगर यहां पर हम माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम हमारा क्या हो सकता है? तो माध्यम हमारा ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, वायु हो सकती है। तो अगर यहां पर माध्यम की अगर हम बात करें तो माध्यम हमारा क्या हो सकता है? यहां माध्यम के रूप में आपको क्या क्या मिलेंगे? तो आपको पहला मिलेगा ठोस, क्या बात करेंगे? ठोस। दूसरा का मिलेगा द्रव, तीसरा का मिलेगा गैस, और चौथा का मिलेगा निर्वात। इसको हम लोग वायु बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होगा? किस माध्यम में ज्यादा होगा? सबसे अधिक किस माध्यम में होगा? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होगा। उससे कम किस में होगा? तो उससे कम क्या? गैस में होगा। उससे कम किस में होगा? द्रव में होगा। उससे कम किस में होगा? सबसे कम किस में होगा? ठोस में होगा। तो ये आपको तो दिमाग में बैठ गया, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब सबसे अधिक वेग निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम ठोस में। अगर हम इसका वेग की बात करें तो इसको हम एक ऑर्डर, यानी प्रकाश का क्रम, वेग के आधार पर प्रकाश का क्रम। तो अगर यहां वेग देखा जाए तो सबसे अधिक क्या होगा? निर्वात होगा। निर्वात में सबसे ज्यादा चलेगा। उससे कम क्या होगा? गैस में होगा। उसके कम क्या होगा? द्रव में होगा। और सबसे कम क्या होगा? ठोस में होगा। तो ये चीज पहले आपको समझ लेनी है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसका समीकरण प्लांक्स के अनुसार E बराबर h होता है। दूसरा आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² होता है। क्लियर? इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको संचरण करने के लिए, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। अगला इसका जो टॉप पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। चौथा पॉइंट है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहां होगा? वायु में, मतलब निर्वात में। उससे कम कहां होगा? गैस में। उससे कम कहां होगा? द्रव में। उससे कम कहां, सबसे कम कहां होगा? ठोस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है,
तो आप क्या बताओगे? निर्वात माध्यम में। सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? निर्वात में। अगर सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है। हमने क्या किया है कि हम इसका क्रम भी बना दिए हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि जो वेग का जो क्रम आपको जो दिख रहा है, वेग का जो आपको क्रम दिख रहा है, ये आपका इसके लिए क्रम है। तो यहां मैंने लिखा वेग के आधार पर, वेग के आधार पर प्रकाश का क्रम, या प्रकाश के आधार पर वेग का क्रम, वेग के आधार पर प्रकाश का क्रम, ये अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखेंगे निर्वात में सबसे अधिक, गैस में उससे कम, द्रव में क्या उससे भी कम, और सबसे कम किसमें? ठोस में। आप इसको नोट करें। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में, प्रकाश को, ये आपका सन है, ये आपका सन है, और ये आपकी क्या? पृथ्वी है। इससे यहां तक आने में 8 मिनट 21 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट 21 सेकेंड लगते हैं। मतलब है कि कितने वेग से प्रकाश कितने वेग से आती है? तो प्रकाश का यहाँ वेग जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतने के क्या होता है? स्पीड से ये आती है कहां पर? ये पृथ्वी पर, पृथ्वी, अर्थ, और ये आपका क्या होगा? सन जी हो गए। अब जरा सोचिए, इसके बीच जो माध्यम है, ये जो माध्यम, इसके बीच जो माध्यम है, उस माध्यम को हमने नाम क्या ले लिया? इस माध्यम को हमने नाम ले लिया निर्वात। क्या हमने नाम ले लिया? निर्वात। निर्वात को हम बोल सकते हैं वायु, बोल सकते हैं। इसको हम लोग ईथर माध्यम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर माध्यम भी कहते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या रहेगा? यहाँ निर्वात ही हम लोग लिखेंगे। क्लियर? कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक बात और मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में हमने आपको बताया था, यहां पर मैंने बताया था कि E/B को हम क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। E/B को हम C बोलते हैं। या दूसरा मैंने आपको चीज बताया था कि W/K को हम क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। और C का यहां मतलब मैंने आपको क्या बताया था? 3 × 10⁸ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड मैंने आपको बताया था। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहां पर प्रकाश में जो होता है, तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति रखते हैं। प्रकाश, तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति रखते हैं, जिससे प्रकाश का दैत्य प्रकृति कहा जाता है। मतलब है प्रकाश के पास तरंग का भी गुण है और क्या होता है? कण का भी गुण है। ठीक है ना? जिससे हम कहते हैं प्रकाश का दैत्य प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का दैत्य प्रकृति कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम रेखीय प्रकाश क्या बोलते हैं? जिससे हम रेखीय प्रकाश या किरण कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किरण कह सकते हैं। रेखीय प्रकाश या किरण कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश में किरणों के समूह को, या प्रकाश के किरणों के समूह को ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है, जिसको मैंने इस प्रकार डिफाइंड किया है। ये किरण का समूह है। आप इसको बहुत तरीका से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरस्त करते हैं। ऐसे भी एक किरणों का समूह है, ऐसे भी किरण कहीं से आ रही है, किसी पॉइंट पर जा रही है, तो ये भी तो एक समूह है, ये भी समूह है। ये सब किरण है, एक समूह है इसका।
एक हो सकता है कि इस पॉइंट से बहुत सा किरण यहां से निकल रही हो, बहुत सा किरण यहां से निकल रही हो, तो ये भी क्या है, एक किरण का समूह है, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। यहां पर इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है। सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग, मतलब सबका अर्थ अलग अलग है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर प्रकाश से रिलेटेड जितने भी इसके गुण हुए उसके हमने क्या की, एक्सप्लेनेशन की, उसकी मैंने व्याख्या की। इसके भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि रियल में ये प्रकाश जो होती है, तो प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। दिस प्रकाश में 7 रंग होते हैं और दिस प्रकाश को हम लोग बाल्मर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और ये बाल्मर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या होते हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो तमाम जितनी भी चीज है हम लोग यहां पर भी फिर का डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इनका वेग परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। मतलब है कि यह समझना है कि अगर प्रकाश है, एक सतह है, जब इस सतह से प्रकाश अगर क्या होगा, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर आएगी तो इसका क्या होगा, क्या बदल जाएगा, इसका वेग बदल जाएगा। यहां कुछ अलग वेग है, यहां पर मान लें 3 × 10 पर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां c का मान जो होगा कुछ 2 क्या होगा, कुछ और होगा, 2.5 × 10 पर कितना, 8 हो सकता है, मे भी मान सकते हैं। मतलब जब एक माध्यम से क्या बोलता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका क्या बदल जाता है, तो इसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है। ये जो आपको सतह होती है, इस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम करते हैं, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, परावर्तक सतह या पृष्ठकारी सतह। क्या बोल सकते हैं, पृष्ठकारी सतह बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं परावर्तक सतह। अब ये परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है। ये परावर्तक सतह या तो ठोस होगा, या तो क्या होगा, द्रव होगा, या तो गैस होगा। ये सतह, लेकिन जनरली हम बात करेंगे यहां पर क्या करेंगे, या तो ये द्रव होंगे या क्या होंगे, ठोस होंगे। जनरली हम गैस की बात नहीं करते हैं, इसमें से दोनों में से जनरली इसी की हम लोग बात करते हैं। तो परावर्तक सतह आपका क्या हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है या तो ठोस हो सकता है। क्लियर। अगला पॉइंट, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या मैंने क्या बोला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है,
लेकिन आवृत्ति नहीं, आवृत्ति नहीं। तो आपने क्या देखा कि जब अगर प्रकाश है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो इसकी क्या बदल जाएगी भाई, इसका जो तरंगदैर्घ्य जो होगा, यहाँ लेमडा का मान और यहाँ लेमडा 1 है, क्या लेमडा 2 होगा। लेकिन इसमें देखेंगे इसका हम v1 और क्या μ1 और μ2 ये क्या होंगे, ए बराबर होंगे। मतलब है कि हम पता चल गया कि आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य करता है। अब आपने क्या देखा कि यहां पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं। अर्थात पता चल गया कि इससे स्पष्ट होता है कि आवृत्ति माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य माध्यम पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी ये माध्यम पर निर्भर करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा। माध्यम जो है पहला माध्यम है और क्या है, ये दूसरा माध्यम है, ये निर्भर करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाशिकी में कौन ऐसे पैरामीटर्स है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है आपकी आवृत्ति। लेकिन तरंगदैर्घ्य जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। तो तरंगदैर्घ्य माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। ये जितने भी तमाम चीज है सब क्या है, तो ये सब आपका प्रकाश का गुण है, ये सब आपका प्रकाश का गुण है, सब जितने भी देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जब प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है, कुछ रे जो होती है क्या होता है, दूसरे माध्यम प्रवेश कर जाए, लेकिन कुछ रे जो क्या होती है उसी माध्यम में लौट आती है। अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर हम इसी को ले लें, अगर हमारे पास टॉर्च हो, अगर मैं यहां बारूं तो ये क्या करके इससे पास करेगा नहीं। तो एक कैसा माध्यम, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी उसका करता है, उस प्रकाश को करता है ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है, और थोड़ा सा प्रकाश करता है उत्सर्जित करता है, जिसको हम बोलते हैं परकिरणन। क्या बोलते हैं, परकिरणन बोलते हैं, परकिरणन। तो जितने भी चीज है सब प्रकाश का क्या है, गुण है, सब प्रकाश का गुण है। अगला पॉइंट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तीन घटनाएं उत्पन्न होती है। अभी सतह की अगर हम लोग बात करें, यहां पर तीन बातें हैं। पहले हमने हर सतह की बात की, जैसे ये रे गई और फिर क्या हो गया, उसी माध्यम लौट आई। दूसरी बात है कि ये रे गई और फिर क्या होगा, गई और क्या होगा, वो दूसरे माध्यम प्रवेश कर गई। तीसरी बात है कि जब रे गई, ये रे तो गई और रे जाने के बाद इस पूरे रे को इस सतह का क्या, अवशोषित कर लिया। यहां पर ये जो सतह है, एक ऐसा सतह जिसको अवशोषित कर लिया। ये सतह जो है आपका, एक कैसा है, ये सतह आपका अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी।
अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी सतह जो होगा वो क्या करेगा, पूरे प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये आपका क्या होगा, प्रकाश, ये आपका क्या, प्रकाश रे है, ये आपका रे है, ये भी आपका क्या है, रे का मतलब क्या, किरण। तो यहां पर देखना है कि पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। यहां पर ये क्या है, ये पहला माध्यम है और ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा माध्यम है। तो आप देखोगे यहां पर आपके पास दो तीन बातें होगी। एक तो प्रकाश गई, तो कहता है कि यहां पर जब प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रही है तो कुछ बात अलग होगी, लेकिन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उस माध्यम में नहीं जाकर क्या अपने ही माध्यम में लौट आ रही है, तो ये बात कुछ अलग है। यहां पर देखेंगे कि ये किसी माध्यम में जा ही नहीं रही है। तो आप देखोगे जैसे आपके पास टॉर्च है, यानी मेरे पास मोबाइल तो यहां है नहीं, मेरे पास मोबाइल रहता, अगर क्या करते, कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि टॉर्च जला है तो हाथ पैसे मारते हो, तो क्या करता है आपके हाथ इधर से देखेंगे रात में तो लाल लाल दिखाई देता है। मतलब होता क्या है कि प्रकाश जो होता है, ये आपका जो हाथ है, ये आपका जो क्या हाथ है, प्रकाश को क्या करता है, ये पूरा ऑब्जर्व कर लेता है और इसके अंदर जो आपको ब्लड होता है वो दिखाई देता है। तो कहते हैं कि एकदम लाल दिखाई दे रहा है, खून दिखाई दे रहा है। ये खून नहीं है, ये प्रकाश को क्या किया, ये पूरा ऑब्जर्व कर लिया। जैसे हमने प्रकाश, अगर हमने लाइट लिया और इस पर हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, तो प्रकाश का कुछ पार्ट तो यहां से क्या करेगा, हल्का सा निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पूरे को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो जो हल्का हल्का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन, जिसको बोलते हैं एस्क्रेटिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, एस्क्रेटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। एक बात और समझना है कि ये जो घटनाएं हो रही है ये आपका प्रथम या दूसरा माध्यम है, लेकिन देखना उसी माध्यम में। तो अगर प्रकाश जिस माध्यम में अगर यह क्या कर रही है, जा रही है और फिर उसी माध्यम लौट रही है, मतलब कैसा माध्यम है, तो समांगी माध्यम है। कैसा, समांगी माध्यम है। ये आपका कैसा, ये आपका जो है पारदर्शी माध्यम है। ये कैसा है, ये पारदर्शी माध्यम है, या पारदर्शी सतह लिखेंगे सबसे बढ़िया, नहीं माध्यम में लिखता अच्छा रहेगा। और ये अपारदर्शी सतह मतलब क्या, अपारदर्शी माध्यम लिख सकते हैं। तो यहां से तीन बातें उत्पन्न हुई। पहला बात ये वाला, दूसरा बात ये वाला, और तीसरा बात ये वाला। तो अगर देखा जाए यहां पर तो इसको क्या कहेंगे भाई, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर क्या करता है, नहीं जाकर अपने ही माध्यम में लौट आता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और कुछ एंगल माना के क्या होती है, दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन तीसरा बात है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की प्रवेश करे, लेकिन दूसरे माध्यम द्वारा प्रकाश को क्या किया, अवशोषित कर लिया जाता है। यहां प्रकाश को क्या किया है, यहां प्रकाश अवशोषित हो रहा है, अवशोषित। अगर प्रकाश अवशोषित होगा तो ये बातें बदल जाएगी। यहां प्रकाश अवशोषित होगा तो क्या क्या बातें होने वाली हैं, इस पूरे प्रकाश को ऑब्जर्व तो कर लेगा, अवशोषित तो करे, लेकिन कुछ यहां से जो क्या होगी, प्रकाश को क्या होगी, यहां से निकलना प्रारंभ करेगी। तो ये जो प्रकाश निकलेगा यहां से, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए तो डिफिनेशन क्या क्या बन सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तीन घटनाएं क्या होती है, घटित होती है। पहला, यहां पर मैंने पहला घटना, ये दूसरा घटना, एक है तीसरा घटना। तो मैंने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं और वह उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोल सकते हैं, लौट आती है। तो इस घटना को लिख देते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरा बात, आपने देखा कि रे तो गई जरूर, ये जा तो रही है यहां पर,
अब दूसरे माध्यम में क्या लौट जा रही है, लेकिन इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना तो चाहिए था यहाँ, लेकिन ये का कुछ एंगल बना के मुड़ गए, इसका मतलब बदल गया। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है और अपने मूल बिंदु से विचलित हो जाती है, और किरण जो होती है अपने मूल बिंदु से कहते हैं विचलित हो जाती है, तो उस प्रकार, तो उस घटना को, यहां घटना लगाते हैं, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो दूसरे माध्यम द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा माध्यम प्रकाश को अवशोषित कर ले, इसके दौरान प्रकाश का कुछ अंश परिकिरणित हो जाता है, जिससे प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो किसके कारण, प्रकाश का परिकिरणन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं, चाहे हम आपको देख रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, प्रकाश का परिकिरणन। अगर ये नहीं होता ऐसा तो आप या हम इस पूरे यूनिवर्स में किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? यहां पर ये टॉपिक इंड होता है, इसका गुण इंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत से टर्म लेकर, इससे बहुत से टॉपिक लेकर आएंगे। बाय, जय हिंद।